नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम बजट की तारीफ करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025 से 2026 का केंद्रीय बजट एक विकसित देश के निर्माण के लिए मोदी सरकार के सपने का खाका है और मध्यम वर्ग हमेशा पीएम मोदी के दिल में रहता है। गृह मंत्री ने संसद में वित्त वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश होने के बाद कहा कि बजट में किसानों से लेकर मध्यम वर्ग तक और पोषण और स्वस्थ स्टार्टअप से लेकर नवाचार और निवेश तक हर क्षेत्र को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ये मोदी के आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि 12 लाख रुपए की आय तक शून्य आयकर प्रस्तावित कर छूट मध्यम वर्ग का वित्तीय कल्याण सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को बधाई। उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को व्यापक और दूरदर्शी बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि बजट 2025 हर क्षेत्र में विकसित और सर्वश्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार के दृष्टिकोण का खाका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय बजट का स्वागत किया। उन्होंने राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री ने ये जो बजट पेश किया है वो शानदार बजट है। मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं। ये बजट गरीब, किसान, युवा, नारी सभी सेक्टरों के लिए विकास को बढ़ावा देने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का स्वप्न है उसे साकार करने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, यह अपने में शानदार बजट है। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है और खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट मैं कहूं अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं पुनः एक बार इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला जी के इस शानदार बजट के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से लगभग 9.5% अधिक है। और डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन यह हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके लिए भी 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की क्षमता को पहले से कहीं और अधिक बढ़ाएगा। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस बजट में पर्याप्त प्राविधान किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10% की वृद्धि की गई है और कोस्ट गार्ड के लिए भी 43% यानी 43% की यह कैपिटल बजट को बढ़ाया गया है। सब मिलाजुलाकर इस बजट के बारे में मैं कहूं तो यह प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने वाला यह बजट है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि ये बजट देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक साबित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने इसे ज्ञान का बजट बताकर केवल 4 अक्षरों में परिभाषित कर दिया है। गरीब, युवा,
अन्नदाता और नारी शक्ति को सशक्त करने से ही देश आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि वंचित को वीर्यता और अत्यंत्योदय को प्रमुखता देते हुए और देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बनाने के संकल्प पथ पर तेज गति से ले जाने वाला इस बजट के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार और वित्त मंत्री का भी धन्यवाद किया उन्होंने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बजट से मातृशक्ति और समाज के अंतिम पंक्ति के सभी वर्गों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आम बजट में आगामी 5 वर्षों में 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देने की योजना और उन्हें सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और आम बजट स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत की जीवंत झांकी है। इस बजट में आगामी 3 वर्षों में सभी जनपदीय अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि निस्संदेह इस निर्णय से आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। केंद्रीय बजट 2025 में मोदी सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए की कमाई करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों को आयकर की सीमा से बाहर रखा गया है। इसमें यूपी के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस केंद्रीय बजट में 7वें वेतनमान और वेतनमान वाले कर्मचारी भी आयकर सीमा से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2025 से यूपी के कई क्षेत्रों में विकास की रफ्तार होगी। अकेले केंद्रीय करों और शुल्कों में यूपी के हिस्से में 2,55,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में इस साल के लिए बजट में आवंटित 2,23,000 करोड़ रुपए से 32,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इस धनराशि से प्रदेश सरकार जरूरी खर्चों के साथ ही विकास को रफ्तार भी दे सकेगी। तो मोदी 3.0 सरकार का ये दूसरा बजट जो है ये पेश किया गया, जहां 12 लाख रुपए तक के जो लोग हैं, जो मध्य वर्ग है, उनको ये टैक्स से दूर रखा गया है, बाहर रखा गया है। और देखिए, अब इस बजट की सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रशंसा की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये बजट जो है प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शक में ये पेश किया गया है और ये आने वाले अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। जगदीप धनखड़ ने पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद आरती की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे और हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वो सीधे संगम नोच गए हैं। और आपको बताते चले कि जहां मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर्व के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, मुख्यमंत्री ने यहां महाकुंभ मेला से जुड़े अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली और श्रद्धालुओं के साथ भी संवाद किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने एक स्वर में महाकुंभ के लिए योगी सरकार की तरफ से की गई और व्यवस्थाओं और सुविधाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में पट्टा अभिषेक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां सीएम योगी ने 9 मनोनीत जगत गुरुओं की बधाई दी है और इस दौरान मौनी अमावस्या में संतों के धैर्य और दायित्व निर्वहन की सीएम ने प्रशंसा की। इसके साथ ही सीएम योगी ने सनातन धर्म के अभियान को आगे बढ़ाने वाले दोनों संतों का अभिनंदन भी किया है।
दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है। आप सभी पूज्य सज्जन सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं। आपका व्यवहार, आपका आचरण पूरे सनातन धर्म को ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया को एक नई दिशा देता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से उसका सामना करते हुए, चुनौती का सामना करते हुए अपने इस अभियान को आगे बढ़ाना, क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पर निर्भर करेगा। और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संतजन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में बसी एक प्राचीन नगरी है। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए पूरी कार्य योजना बनाई गई है। सीएम ने कहा कि यह आयोजन 13 जनवरी से शुरू हुआ था। अगले 25 दिनों तक ये तय योजना चलेगा और 26 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में हमें अनुमान है कि 35 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो आकर इसमें सहभागी बनेंगे। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी पर बसा एक बहुत प्राचीन नगरी है। और कुंभ का आयोजन भी भारत की हजारों वर्षों की इसी विरासत का एक प्रतिफल है। 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन, लेकिन देश के 4 अलग अलग स्थानों में यह आयोजन होते हैं। प्रयागराज में 12 वर्ष और 6 वर्ष की अवधि में, लेकिन प्रयागराज के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी यह आयोजन हरिद्वार में, गंगा नदी के तट पर, नासिक त्र्यंबकेश्वर में, गोदावरी नदी के तट पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर भी कुंभ का आयोजन होता है। और इसमें सबसे बड़ा आयोजन प्रयागराज का होता है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए ये पूरी कार्य योजना बनाई है। 13 जनवरी से आयोजन प्रारंभ हुआ था। आज तक 35 करोड़ लोगों ने यहां पर पवित्र स्नान करके इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बने हैं। आप अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी एक स्थान पर एक टेम्परेरी सिटी में आकर के और इस आयोजन में भागीदार बने। अगले 26 दिनों तक फिर ये आयोजन, 25 अन्य दिनों तक ये आयोजन चलेगा, यानी 26 फरवरी तक। और 26 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में हमारा अनुमान है कि 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन में सहभागी बनेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में विभिन्न देशों के राजनयिकों और विदेशी अतिथियों का आगमन हुआ। महाकुंभ पहुंचे 77 देशों के मिशन प्रमुखों, होम के जीवन साथी और राजनयिकों सहित 118 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल दिव्य भव्य नव्य महाकुंभ के देख अभिभूत हो उठा। इन अतिथियों ने कहा कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति और धरोहर को दर्शाता है। प्रयागराज पहुंचकर इन लोगों ने खुद को सौभाग्यशाली बताया और इन अतिथियों ने योगी सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा राजनयिकों के लिए इस यात्रा की व्यवस्था पर खुशी भी जताई है। वहीं प्रयागराज पहुंचने पर अतिथियों का स्वागत भी किया गया। महाकुंभ 2025 में गीता उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सौरभ राज जैन ने भाग लिया। इसके साथ ही इस आयोजन में साधुओं की तरफ से युवाओं को सफलता असफलता का आध्यात्मिक दृष्टिकोण सिखाया गया। महाकुंभ के भव्य आयोजन में न केवल आम जनमानस की भागीदारी देखने को मिली, बल्कि प्रसिद्ध कलाकार भी इसमें शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज की धरती पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, आज मैं मुस्तफाबाद के सभी भाइयों बहनों के बीच में आया हूं। हमारे मोहन बिष्ट जी का प्रचार करने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं प्राचीन शिव मंदिर और हनुमान मंदिर में विराजमान हनुमान जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मुस्तफाबाद वालों, मुझे एक बात सबसे पहले बता दो, आप लोग मोहन सिंह बिष्ट को एमएलए बनाओगे या नहीं बनाओगे? अरे जोर से बोलो, बनाओगे या नहीं बनाओगे? मोहन सिंह आगे आओ। ये मोहन सिंह जी को हमने करावल नगर से मुस्तफाबाद भेजा है। पार्टी की जिम्मेदारी है। मैं आज वादा कर जाता हूं, मोहन बिष्ट को एमएलए आप बनाओ, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं मोहन जी को जानता हूं। मोहन जी काम करने वाले व्यक्ति है और अब मैं कहता हूं, भाजपा सरकार आने वाली है। एक करावल नगर की
एक करावल नगर की मुस्तफाबाद की सभी गलियों में से ये ओपन गटर हटाकर मच्छरों से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज मैं आपको कहने आया हूं, जरा भी आलस मत करिएगा, वरना दंगों के लिए जो जिम्मेदार है वो लोग चुन कर आएंगे। मुस्तफाबाद वालों, आप चाहते हो ऐसा क्या? जोर से बोलो, चाहते हो? दंगों में झोंकने वाला चाहिए या दंगों से बचाने वाला चाहिए, वो आपको तय करना है। भाइयों बहनों, 10 साल हो गए आप पार्टी की सरकार को। अब समय आ गया है दिल्ली को इस आपदा से मुक्त कराने का। समय आ गया है दिल्ली को शराब माफियाओं से मुक्त करने का। समय आ गया है घोटालेबाजों की दुकानें बंद करने का। और समय आ गया है कट्टर बेईमानों को उखाड़कर फेंक देने का समय आ गया है। 5 तारीख को एक मुस्तफाबाद वाले राष्ट्रप्रेमी भाई बहन सुबह 8 बजे से ही मतदान मथक पर लाइन लगाए और कमल के निशान पर बटन दबाएं। दबाएंगे क्या? जोर से बोलो, दबाएंगे? देखो भाई, कमल के निशान पर बटन तो दबाना है, मगर बहनों इतना याद रखना, बटन इतने गुस्से से दबाना है कि शीश महल के शीशे टूट जाए, ऐसे गुस्से से दबाना है। भाइयों बहनों, मैं पूरे दिल्ली में घूमता आज मुस्तफाबाद आया। मैंने आप पार्टी के विरोध में एक बड़ी लहर देखी है। मेरी बात याद रखना, 8 तारीख को आप पार्टी को दिल्ली वाले झाड़ू लगाकर बाहर फेंकने वाले हैं, बाहर फेंकने वाले। भाइयों बहनों, उनको भी मालूम है हम चुनाव हारने वाले हैं। उनके सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया वो भागकर सीट बदल गए। 52 में से 26 एमएलए को टिकट नहीं दिया गया। वो भी मानते हैं कि हम हार रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। 3G का मतलब मालूम है आपको? मैं बताता हूं, ठहर जाओ। पहले G से है घोटाले वाली सरकार, दूसरे G से है घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार। तो वहीं दिल्ली के करावल नगर में भी बीजेपी ने सार्वजनिक रैली का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है और सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। तो वहीं अमित शाह ने क्या कुछ कहा, चलिए ये भी आपको सुनवाते हैं। बहनों, भाजपा की सरकार बना दो, 2 साल के बाद जो छठ आएगी, मैं आपके साथ यमुना में डुबकी लगाकर बताऊंगा। यमुना में डुबकी ये केजरीवाल जी ने सारे पूर्वांचल वालों से, उत्तराखंडियों से छल किया है। उन्होंने कहा था यमुना जी का पानी हम शुद्ध कर देंगे, बाद में कोई योजना भी नहीं लाए, प्रयास भी नहीं किया, हमें करने भी नहीं दिया। और उन्होंने तो डुबकी नहीं लगाई। अभी कुछ दिन पहले भाजपा कार्यकर्ता
केजरीवाल के कटआउट को डुबकी लगा कर गई। अब भाजपा कार्यकर्ता भी भोले हैं, कटआउट को डुबकी लगवा दिए, बाहर निकाला, छोड़कर चले गए। फिर मैंने पूछा वो कटआउट का क्या हुआ, तो ढूंढने निकले, कटआउट न मिले। दिल्ली पुलिस को बताया कटआउट कहां गया भाई, हमें तबीयत पूछनी है। तो ढूंढते ढूंढते एम्स के आईसीयू से वो कटआउट मिला, कटआउट भी बीमार पड़ गया। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन को